Good morning, students. You are welcome on Nirmal app. This is lecture number 4, chapter number 19, excretion उत्सर्जन। और हमने पिछले 3 लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं मूत्र के सांद्रण की क्रियाविधि कि किस प्रकार मूत्र जो होता है वो गाढ़ा और पतला होता है। गाढ़े और पतले का मतलब होता है यदि मूत्र उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न हो रही है, टाइटनेस आ रही है, तो वो गाढ़ा है, और इजीली निकल रहा है पानी के रूप में, ज्यादा पानी निकल रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो पतला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे मूत्र के सांद्रण की क्रियाविधि। और मूत्र के सांद्रण की क्रियाविधि के अंतर्गत ही टॉपिक आएगा आपका वृक्क क्रियाओं का नियमन, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। तो मूत्र के सांद्रण की अगर क्रियाविधि की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, बार बार हमको ये डायग्राम याद आ रहा है, ये डायग्राम हम समझ पा रहे हैं इसको। तो इसमें ये पोजीशन जो बन चुकी है आपके साथ में, देखिए इधर ये बन चुकी है पोजीशन, ये यहां से ये पोजीशन बन चुकी है। अब देखो इसमें से जैसा कि आप जानते हो इसको बोलते हैं अपन पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिकीय भाग। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अपन डीसीटी, यानी डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिकीय भाग। और ये क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रह नलिका। हिंदी में लिख देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई संग्रह नलिका, ठीक है ना। ये हो गई दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, बार बार यही टर्म आ रही है। ये इसका अवरोही भाग हो गया, ठीक है भैया जी। ये इसका आरोही भाग हो गया, ओके जी। ये इसकी समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ओके। चलिए साहब, अब देखो जैसा कि आप जानते हो, अब उनको नहीं पढ़ना है, सांद्रण पढ़ना है हमको। गाढ़ापन कैसे आएगा? अब गाढ़ापन कैसे आएगा कि जैसा कि आप जानते हो ये जो पार्ट होता है, देख लीजिए ये जो मैंने डॉट डॉट से किया है हेनले का लूप, ये मध्यांश में होता है कि नहीं होता? मध्यांश में, याद करो वृक्क के मध्यांश में पाया जाता है हेनले का लूप। जबकि समीपस्थ और दूरस्थ भाग जो होते हैं ये मिलते हैं बलकुट में। तो क्या होता है कि जैसे जैसे यहां पर जब वो तरल आया था, क्षणित आया था, याद करो क्षणित आ गया, क्षणित, और वो क्षणित आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना। तो उस समय पर उसका जो सांद्रण है, उसका जो गाढ़ापन है वो है 300 ओस्मोल प्रति लीटर। 300 ओस्मोल प्रति लीटर यानी गाढ़ा है, 300 ओस्मोल प्रति लीटर गाढ़ापन। जितना कम होगा गाढ़ापन उतना मूत्र पतला होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि 300 ग्राम चीनी है पानी में, और मैं कहूं 1200 ग्राम चीनी है पानी में, बताओ कौन गाढ़ो है? ठीक है ना, समझ में आ गई? गाढ़ो कौन है? 1200 वालों, और पतला कौन है? 300 वालों। समझ में आ गई? तो यहां पर 300 ओस्मोल प्रति लीटर सांद्रण है, खनिज लवण है, इसलिए मूत्र यहां पर पतला हो गया। क्या हो गया? पतला। समझ में आ गई? अब धीरे धीरे करके मूत्र आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ में मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि उसमें से रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है, वापस पुनः अवशोषण चल रहा है। और जब पुनः अवशोषण चल रहा है ना, पुनः अवशोषण किसका चल रहा है? पानी का चल रहा है, खनिजों का। तो मूत्र गाढ़ा होता चला गया, और गाढ़ा होता चला गया तो यहां पर उसका सांद्रण कितना हो गया? 1200 ओस्मोल प्रति लीटर। हेनले के लूप में कितना हो गया? 1200 ओस्मोल प्रति लीटर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से पानी वापस भी दिया जाता है इसको, कि भाई ज्यादा खींच लिया मान लो तो वापस दो उसको। तो फिर से ये 1200 से 800 ml पे आ जाता है, 800 ml ऑस्मो सॉरी 800 ऑस्मोल प्रति लीटर पे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि शुरुआत में मूत्र पतला था, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में जल था, पानी था, सभी पदार्थों पर जल, पूरा जल आ गया, तो पतला था। उसकी सांद्रता 300 ऑस्मोल प्रति लीटर थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ा, उसमें से पानी को वापस खींचा गया, मिनरल्स को खींचा गया, तो वैसे वैसे उसकी सांद्रता बढ़ती चली गई, और हेनले के लूप में आते लाते मूत्र गाढ़ा हो गया।
लेकिन जब शरीर को पता चला कि यार हमने तो ज्यादा खींच लिया है, तो पानी वापस भी दिया जाता है आवश्यकता अनुसार, तो वो 800 ऑस्मोल प्रति लीटर रह जाती है। और इस प्रकार जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से मूत्र का सांद्रण या पतलापन, गाढ़ापन या पतलापन कर दिया जाता है। तो ये मूत्र के सांद्रण की सिंपल क्रियाविधि होती है, जिसमें आप इतना समझ लीजिए कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में 300 ऑस्मोल, हेनले के लूप में 1200 ऑस्मोल और दूरस्थ में 800 ऑस्मोल होती है, जो बाद में सेट हो जाती है कहीं ना कहीं। और वो शरीर की तरल के हिसाब से सेट होती है कि शरीर को कितनी जरूरत है पानी की, कितनी मिनरल्स की जरूरत है, और उसी हिसाब से हमारा जो मूत्र होता है उसको हम उत्सर्जित करते हैं, गाढ़ा या पतला। सीधी बात है, पानी ज्यादा पी लिया तो पतला मूत्र जाओगे, पानी आपने कम पिया, दिन भर में पानी की प्यास लग रही है, पानी मिला नहीं, कोई परिस्थिति आ गई, खाना खा लिया, कम पानी पीते हैं तो मूत्र गाढ़ा आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि शरीर के अंदर खनिजों के और पानी की क्या पोजीशन है, क्या स्थितियां होती हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। अब ये घटनाक्रम बनता कैसे है, वो इस तरह से बनता है। एक्चुअल में वृक्क क्रियाओं का नियमन जो होता है वो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पर JGA होता है, जकस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जकस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है, ठीक है ना। जकस्टा सानिध्य और केशिका गुच्छ, हिंदी में उपकरण, ये एक पॉइंट है जो आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। अब क्या होता है कि वहां क्या होता है कि उसी के हिसाब से सारा फिल्ट्रेशन चलता है। यहाँ जितना भी ये जो प्रेशर है जो मेंटेन होता है उसी हिसाब से होता है। अगर JGA ने अगर पदार्थ को निकाल दिया, रेनिन को, ये रेनिन निकालता है, क्या निकालता है JGA, रेनिन नाम का एक हार्मोन निकालता है। अगर JGA ने रेनिन नाम का हार्मोन निकाल दिया तो वो रेनिन नाम का हार्मोन क्या करता है, एक पदार्थ को एक्टिवेट करता है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिन। क्या नाम होता है, एंजियोटेंसिन। क्या नाम होता है भैया जी, एंजियोटेंसिन नाम के पदार्थ को एक्टिवेट कर देता है। तो रेनिन किससे निकला, JGA से। किससे निकला, JGA से, ठीक है ना। JGA से रेनिन निकला, ये कब होती है घटना बताएंगे अब आपको। JGA से रेनिन निकला, रेनिन ने एंजियोटेंसिन नाम के पदार्थ को एक्टिवेट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक्टिवेट हो गया, फिर उसने सेकंड को एक्टिवेट कर दिया। इसके एक्टिवेशन से जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां धमनी और शिराएं, क्या होती है, धमनी और शिराएं, वो जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो रक्त वाहिनियां इस एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। और जब ये सिकुड़ेंगी तो देखो सिकुड़ेंगी तो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, BP भाई, सिकुड़ेंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई नली है पतली हो गई और पानी जा रहा है तो सिकुड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, BP इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब BP बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाएगा। देखो कैसे, अब देखो यहां से ब्लड आ रहा है और ब्लड छन नहीं पा रहा है यहां पर, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR, ग्लोमेरुलस के द्वारा जो भी रक्त छनता है उसे हम क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर निस्यंद दर, छनने की दर, वो इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, कितना ब्लड आ रहा है, कितने प्रेशर से आ रहा है। प्रेशर तेज है तो जल्दी छन जाएगा, नहीं है तो नहीं छनेगा। अब मान लो GFR में गिरावट आ गई, कम हो गया GFR, इसको बढ़ाना है ना, ठीक है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है भैया जी, यहां से कम हो गई प्रेशर, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसको बढ़ाता है ब्रेन हमारा, हाइपोथैलेमस से क्या निकला, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर दिया। एंजियोटेंसिन ने क्या किया, इसको सिकोड़ दिया तो क्या हो गया, BP बढ़ गया। BP बढ़ने से क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आ गया। प्रेशर ज्यादा गया तो छनित ज्यादा मात्रा में आने लग जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो पहले कम थी बढ़ गई। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिन को एक्टिव करते हुए इसको बढ़ा दिया। सेम टाइम पर जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन निकलते हैं, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन खनिज अवशोषण को बढ़ा देते हैं। तो खनिज को खींचेंगे तो पानी रह जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर तरलता बढ़ जाएगी, मूत्रलता बढ़ जाएगी।
समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तरलता का बढ़ा, तरलता मतलब पानी का बढ़ जाना, और यही तो चाहते हैं। पहले क्या था, ये रेट गिर गई थी तो मुंह तो ब्लड छन नहीं पा रहा था, छन नहीं पा रहा था तो मूत्र बन नहीं पा रहा था, मूत्र की तरलता नहीं आ रही थी, दर्द हो रहा था यूरिन उत्सर्जन में। तो उसको बचने के लिए हमारा शरीर अपने आप करता है घटनाक्रम, हमारा शरीर मूत्र को गाढ़ा कर देता है, हमारा शरीर मूत्र को पतला कर देता है। तो वो क्या करेगा, अगर मूत्र गाढ़ा है, अगर मूत्र छन नहीं पा रहा है, अगर ब्लड फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो हाइपोथैलेमस ये घटनाक्रम करते हुए मूत्र को क्या कर देगा भैया जी, यहां पर इसके फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा, और मूत्र जो होगा वो तेजी के साथ में क्या होगा, फिल्ट्रेट होने लग जाएगा। आगे समझ में आपको बात नहीं आई? अब क्या होता है आगे चल करके, अब मान लीजिए चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हार्ट से निकलता है एक ANF। क्या निकलता है? ANF, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, आलिंद कारक। एक आलिंद, हृदय में क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, तो वहां से ANF नाम का पदार्थ निकलता है, और वो ANF पदार्थ होता है वो इनके विरुद्ध काम करता है, और जब जरूरत होती है स्टॉप, रुक जाओ, आपका छनना बंद कर दो, नहीं पूरा पानी निकल जाएगा ना शरीर से बाहर मूत्र के द्वारा, तो जब जरूरत होगी तो सेम टाइम पर क्या होगा, ये ANF काम करके उसको रोकने का काम करता है। इस प्रकार मूत्र के सांद्रण की और तनुकरण की क्रिया होती है। मूत्र गाढ़ा और पतला होता है, अगर मूत्र गाढ़ा है तो उसको पतला कर देंगे, अगर ज्यादा पतला हो गया तो ANF आकर रोक देगा काम को। समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है ना? तो इस प्रकार मूत्र के सांद्रण की और गाढ़ेपन की क्रिया, गाढ़ेपन की सांद्रण की या तनुकरण की क्रिया होती रहती है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा आपके साथ में अभी, वो क्या पढ़ा कि मूत्र का सांद्रण कैसे होता है। मूत्र के सांद्रण में ऑस्मोल प्रति लीटर में सांद्रता मापी जाती है, और वो सारा घटनाक्रम रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। क्रिया विधि इसकी होती है, हार्मोन्स होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं। ठीक है भाई? अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, इस चैप्टर के अंतिम 2 टॉपिक, उसमें है उत्सर्जन के अन्य अंग। और उत्सर्जन के अन्य अंगों में एक तो वृक्क हो ही गया आपका, जो डिटेल में आपने पढ़ा, एक होता है आपका फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा, जो 18 लीटर CO2 का उत्सर्जन करता है पर डे में। ठीक है ना? 18 लीटर CO2 सब जानते हैं, उत्सर्जन का एक अंग है फेफड़ा। दूसरा होता है यकृत, तीसरा होता है त्वचा। सब लोग जानते हैं त्वचा से पसीना ग्रंथियां होती हैं जो पसीने का स्रवण करती हैं, पसीने से बेकार पानी, मिनरल्स और अन्य वेस्ट चीजें निकल जाती हैं। तेल ग्रंथियां होती हैं, पसीना ग्रंथियों से कान की ग्रंथियां बनती हैं, मैल निकलता है, तेल ग्रंथियां होती हैं। इन दिनों के अंदर अगर चेहरे को हाथ लगाओगे तो तेल निकलता है। समझ में आ गई? क्या नहीं निकलता? ओके, तेल ये त्वचा हो जाती है ना इन दिनों में, ठीक है, तेल सा निकलता रहता है, हाथों से चिकनापन सा होता है। तो तेल ग्रंथियां त्वचा में होती हैं, पसीना ग्रंथियां त्वचा में होती हैं, श्वेत या पसीना निकालती है, तेल निकालती हैं, ये त्वचा के द्वारा होने वाले कार्यक्रम है। ठीक है? ये भी एक उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करता रहता है। फेफड़ा हम जानते हैं CO2 को निकालता है, और यकृत की बात करें तो ये तो अपने आप में एक बंदरगाह है, बंदरगाह, जहां सभी प्रकार के मटेरियल चलते रहते हैं। इसी का काम एमोनिया को यूरिया में बदलने का होता है। ठीक है ना? और यहीं पर जितने भी वेस्ट या बेकार और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको संचित या संग्रहित किया जाता है। जितना भी बेकार का मसाला होता है सब यकृत में आता है, और यहाँ से उसको वापस भेजा जाता है, किसी भी माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार उत्सर्जन के अन्य अंगों में विशेष रूप से फेफड़े, यकृत और त्वचा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है भाई? अब हम अंतिम टॉपिक के रूप में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा क्या, वृक्क की विकृतियां। क्या होगा टॉपिक? वृक्क की विकृतियां। वृक्क की विकृतियां, विकृतियां, बहुत सारे डिजीज वृक्क में मिलते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको ग्लोमेरुनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुनेफ्राइटिस, रीनल कैलकेलाई, यूरेमिया, रीनल कैलकेलाई यानी वृक्क की पथरी, वृक्क की पथरी। ठीक है ना? इसके अलावा वृक्क अपोहन, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, वृक्क प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, ठीक है ना, मधुमेह रोग,
डायबिटीज, डायबिटिस मेलिटस, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो ये सब होता है। तो ये डिजीज है कुछ, जो मधुमेह के बारे में सब जानते हो तुम लोग, जानते हो नहीं जानते हो? अगर ब्लड के अंदर शुगर आ जाए, ओ सॉरी, यूरिन के अंदर अगर शुगर आ जाए तो उसे मधुमेह कहते हैं, ठीक है ना, आगे समझ में। अच्छा, एक जो अपन ने बात पढ़ी ना, वहां पर रह गया था थोड़ा सा, वो एडीएच नाम का एक हार्मोन भी वहां काम करता है, जो एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी माने विरोधी, और डाई माने बार बार, यूरेटिक मूत्र जब बार बार जाते हैं उसका विरोधी, और जब मूत्र बार बार जाएंगे तो पानी को खींचने वाला। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है? मूत्र को गाढ़ा बनाता है, मूत्र को गाढ़ा बनाता है, ठीक है ना। किस तरह से? पानी को अवशोषित कर। तो एडीएच हार्मोन, इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन भी होता है। तो ये वेसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन है, एडीएच है, ये मूत्र में से पानी को एब्सॉर्ब करके मूत्र को गाढ़ा बनाने का काम करता है, वहां रेनिन के साथ ही काम करता है, ठीक है। तो हम वृक्क की विकृतियों को बता रहे थे। तो इसमें सबसे पहले मधुमेह रोग है। अगर मूत्र के अंदर शुगर कंटेंट मौजूद है, यदि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी आ गई शरीर में, तो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। सब लोग जानते हैं इसको, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, मूत्र के अंदर शुगर कंटेंट्स आने लग जाते हैं, इसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, ठीक है ना। यूरेमिया, अगर मूत्र में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए, यूरिया ज्यादा हो जाए, 30 ग्राम हो जाए पर 100 ml, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 1 से 2 ग्राम यूरिया होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाए, 30 ग्राम तक हो जाता है, तो यूरेमिया रोग हो जाता है। और यूरेमिया रोग में यूरिया की वजह से यूरिया निकल तो पाता नहीं है, उल्टा किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति में यूरिया निकल नहीं पाता, और जब यूरिया निकल नहीं पाता तो उसका क्या करना पड़ता है? हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। सुना होगा तुमने, डायलिसिस पे है भैया, डायलिसिस करवाया, उसका डायलिसिस करवाया, ठीक है ना, डायलिसिस पे रखा हुआ है उसको। डायलिसिस क्या है? कृत्रिम वृक्क का कृत्रिम वृक्क, अभी बताएंगे। पहले यूरेमिया डिजीज समझ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इनको समझ लीजिए। और भी रीनल कैल्कुलाई, वृक्क की पथरी नाम सुना होगा, वृक्क में पथरी जाती है। तो पथरी क्या होती है? वृक्क के अंदर, आप सोचो एक वृक्क है इतना सा, और वृक्क के अंदर हम अगर बात करें आपसे कि वृक्क के अंदर की अगर हम बात करें, तो वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स हैं, कितने छोटे हैं सोचो। और उनमें कहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के कण जमा हो जाएं तो वो स्टोन कहलाते हैं, पत्थर की तरह जमा हो जाते हैं। छोटे 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 कण, टमाटर खाने से उसमें सॉलिडनेस होती है अंदर बीजों में, अमरूद खाने से, पालक अगर बिना धुला खा लेंगे तो उसके अंदर मिट्टी आ जाती है। उन सबसे एक लॉन्ग टाइम में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के कण जमा हो जाते हैं, इसे अपन स्टोन या वृक्क की पथरी कहते हैं। और अगर वृक्क की पथरी बन गई तो मूत्र उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न होती है। समझ में आ गई? क्या होती है? मूत्र उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न होती है। रीनल कैल्कुलाई, वृक्क की पथरी, समझ में आया। ग्लोमेरुनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस में संक्रमण हो गया। ग्लोमेरुलस समझते हो? अरे भाई, ये ग्लोमेरुलस समझते हो? ये वाला ग्लोमेरुलस, इसमें संक्रमण हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का संक्रमण हो गया। तो जीवाणु के संक्रमण होने से ये ग्लोमेरुलस जो होता है टूटने लग जाता है, यहां पर गैप बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है पता है? आरबीसी छन जाती हैं। और अगर आरबीसी ब्लड बाकाई में आ गई, यूरिन में आ गई, तो वो तो खून निकलेगा ब्लड में से, उसमें से यूरिन में से खून निकलेगा, ये तो खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो ग्लोमेरुनेफ्राइटिस में क्या होता है? जीवाणु के संक्रमण से ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्षरित हो जाता है, टूटने लग जाता है, वहां पर गैप बढ़ जाता है और आरबीसी वगैरह छनने लग जाती है। और अगर वो छनने लग जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में यूरिन के साथ में ब्लड कंटेंट आने लग जाते हैं, खतरनाक स्थिति होती है। तो ये समझ में आ गई अपन को बात, ग्लोमेरुनेफ्राइटिस, वृक्क की पथरी हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे यूरेमिया। तो यूरेमिया का मतलब मूत्र में यूरिया ज्यादा हो गया भैया जी, तो उस स्थिति को, उस रोग को यूरेमिया कहते हैं। अब यूरेमिया में यूरिया छनेगा नहीं अपने आप से, तो नहीं छनेगा तो क्या करेंगे? छानना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति का किया जाता है वृक्क अपोहन, यानी हीमोडायलिसिस। समझ में आ गया?
और हीमोडायलिसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक चैम्बर होते हैं दो, एक चैम्बर और दो चैम्बर, ठीक है ना, दो चैम्बर है ये, और इस दो चैम्बर में यहां पर इस प्रकार से सेल फोन की झिल्लियां होती हैं, आर्टिफिशियल झिल्लियां। ये यहां पर एक लिक्विड भरा होता है निचले वाले चैम्बर में, लिक्विड जिसे बोलते हैं अपोहनी द्रव, अपोहनी द्रव, ठीक है ना, जिसकी सांद्रता अलग है। अब यहां से क्या करते हैं, यहां पर एक धमनी की तरह रचना होती है, तो जो इंसान होता है, ह्यूमन होता है, उसमें जो ब्रक होता है उसको लाते हैं, उसको काटते हैं, और ब्रक की धमनी होती है, समझ में आ गई? कौन सी धमनी बेटा? ब्रक की धमनी। अरे धमनी खून लाती है ना, धमनी, ब्रक की धमनी खून लेके आती है, ब्रक में धमनियां खून लेके आती हैं, उसे काट करके इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ब्रक है, ब्रक निकाला, चीरा लगाया, ब्रक की धमनी निकाली और उस मशीन में लगा दी। अब खून आ रहा है भाई, वो छन नहीं पा रहा ना ब्रक से, तो एक आर्टिफिशियल माध्यम बना दिया। उसके लिए यहां पर कुछ पदार्थ डालते हैं, जैसे प्रतिस्कंदक, ताकि खून जमे नहीं, खून जमने के विरोधी पदार्थ डालते हैं, प्रतिस्कंदक। अब ब्लड यहां आ रहा है, ब्लड यहां आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, समझ में आ गई? और ये झिल्लियां उसे छानने का काम करती हैं, और ये इस प्रकार की होती हैं कि ये इस रक्त में से केवल यूरिया को छानती हैं, समझ में आ गई? किसको जानती है? यूरिया को। अब रक्त साफ हो गया, फिल्टर हो गया, यूरिया तो निकल गया, बाकी रक्त रह गया, फिर यहां से उसे वापस रक्त को निकाल जाता है, और फिर शिरा से उसका संपर्क कर देते हैं, यहां से निकाला और यहां संपर्क कर दिया, वापस धमनी निकाली और शिरा में जोड़ दी, धमनी निकाली और मुख्य शिरा में जोड़ देते हैं उसको शरीर के अंदर, तो फिर खून, अशुद्ध खून शुद्ध होता रहता है, साफ होता रहता है, और उसे वापस भेज दिया जाता है। तो ये छोटी सी बात है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं आपके सामने। तो ये यहाँ पर क्या होता है, अपोनी द्रव, अब छन के यूरिया में आ गो, गंदा है वो, फिर यह डब्बा निकालेंगे और फेंक देंगे आए, फिर यहाँ में अपोनी द्रव भर देंगे, फिर दूसरों मरीज लाएंगे, फिर करेंगे काम। इस प्रकार जो जिन लोगों का यूरिया फिल्टर नहीं हो पाता है, उन लोगों का यूरिया फिल्टर करने के लिए हीमो डायलिसिस क्रिया की जाती है। आगे समझ में? ये कोई विशेष बात नहीं है, आपको सिर्फ उपकरण याद रखना है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, 10 दिन में 15 दिन में करवा के आओ, फिर से यूरिया जमा हो जाएगा शरीर में, भाई घर तो लाओगे मरीज को। इसलिए उस मरीज का एक ही इंतजाम है, उसका वृक्क प्रत्यारोपण कर दो, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो, यानी उसका किडनी बदल दो। अगर एक किडनी खराब है तो उस किडनी को हटा करके किसी परिचित की, किसी ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार की किडनी लगा दो उसमें। तो याद रखना, लेकिन दोनों का ब्लड एक ही होना चाहिए, ब्लड ग्रुप, दोनों के ऊतकों की ऊतकीय संरचना एक होनी चाहिए, तो वृक्क प्रत्यारोपण से इसका इलाज संभव हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत 4 वीडियोस बनाए गए आपको। उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया गया, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य ऑर्गन क्या था, वृक्क पढ़ाया गया, वृक्क में वृक्क नलिकाएं पढ़ाई गई आपको। और जब वृक्क नलिका पढ़ ली आपने, तो आपने पढ़ा कि किस प्रकार मूत्र निर्माण होता है, और मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान 3 घटनाएं पढ़ी, और उसके बाद जो वृक्क नलिका थे उसके कार्य पढ़े, मूत्र का सांद्रण गाढ़ापन कैसे होता है, मूत्र का संगठन कैसे होता है, और विभिन्न प्रकार के डिजीज क्या होती हैं। ये चैप्टर हमने आपके साथ में पूरा किया। इसके नोट्स आपको इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एडवांस में ही, तो आप इसको नोट करते रहना। थैंक यू वेरी मच।